वाह, बन गई मेरी ठंडी रसोई। देखो पत्तों के अंदर कितनी ठंडक है और पास में ही झरना बह रहा है और यहाँ तो धुआं भी नहीं भरेगा। अब खाना बनाने में बहुत मजा आएगा। मुझे बिल्कुल नहीं गर्मी लगने वाली खाना बनाने में। दोपहर का समय हो जाता है। निशा ने सबके लिए खाना बना लिया था। सारा परिवार झरने के पास जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। अरे यार, इस ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बैठकर तो कमर ही टूट गई। यहाँ बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। निशा ये बात सुन लेती है। वो तुरंत झरने के किनारे पड़े बड़े बड़े चपटे पत्थरों को उठाकर लाती है और उन्हें एक कुर्सी की तरह जमा देती है। फिर वो झरने का ठंडा पानी उन पत्थरों पर डाल देती है। ये लीजिए बाबूजी, हमारा देसी सोफा। ये पत्थर झरने के पानी से एकदम ठंडे रहते हैं और ये एकदम सीधे भी है। आप लोगों की कमर में दर्द नहीं होगा। अब आप सब लोग इन पर बैठ जाइए। अरे वाह बहू, ये बैठने के लिए तो एकदम सही व्यवस्था है। मजा आ गया। 1-2 दिन बीत जाते हैं। दोपहर की तेज धूप की वजह से रसोई के वो केले के पत्ते पूरी तरह सूख गए थे। निशा रसोई के अंदर खाना बना रही थी, तभी अचानक रसोई में आग लग जाती है। अरे बाप रे, आग लग गई। निशा जल्दी से बाहर भागती है और झरने से मटका भरकर पानी लाती है। वो पानी पत्तों पर डालती है और आग बुझ जाती है। पूरी रसोई जल जाती है। लो जी, कर लिया टैलेंट का प्रदर्शन। आज तो ये खुद तंदूरी मुर्गी बन गई होती। अरे और साइंटिस्ट की अम्मा, इतना भी दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? अगर तू ताजे पत्तों की रसोई बनाएगी तो वो धूप में तो सूखेंगे ही ना। दिमाग घास चने गया था क्या, जो सूखी लकड़ी और पत्तों के बीच आग जला रही है? कुछ और दिमाग लगाती ना। जेठानी जी, गलती हो गई। मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब मैं जो रसोई बनाऊंगी वो एकदम मजबूत बनाऊंगी, जो आग से नहीं जलेगी और एकदम ठंडक रहेगी। मुझे तो तेरी बातों से अब डर लगने लगा है। पता नहीं अब क्या करेगी तू। अगले दिन निशा फिर से रसोई बनाने का काम शुरू करती है। इस बार आकाश भी उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर जंगल से और मजबूत लकड़ियां और झरने के पास रखे बड़े बड़े ठंडे पत्थर इकट्ठा करते हैं। निशा, इस बार ये दीवारें पत्थरों की बनेंगी। ये पत्थर ठंडे भी रहते हैं और इनमें आग भी नहीं लगेगी और तुम्हारी रसोई एकदम मजबूत बनेगी। निशा पत्थर, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बढ़िया रसोई तैयार करती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी। निशा ने पूरी रसोई को अंदर और बाहर अच्छे से मिट्टी से लीप दिया था। ये एकदम बढ़िया है। इसे मैंने मिट्टी से बढ़िया लीप दिया है, तो अब आग लगने का कोई खतरा नहीं। और इन ठंडे पत्थरों की वजह से ये अंदर से एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। अब जाकर बनी है मेरी असली ठंडी रसोई। दोपहर का समय हो जाता है। निशा अपनी नई पक्की रसोई के अंदर खाना बना रही थी, लेकिन उसे बार बार पानी लेने के लिए उठकर बाहर झरने के पास जाना पड़ रहा था। हे भगवान, पानी लेने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ा है। इसमें तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। आधी मेहनत तो पानी ढोने में ही लग जाती है। मुझे कुछ जुगाड़ करना होगा ताकि ये पानी सीधा मेरी रसोई के अंदर ही आ जाए। फिर मुझे पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निशा झरने से लेकर अपनी रसोई के अंदर तक मिट्टी खोद कर एक पतली सी नाली बना देती है। रसोई के अंदर वो एक चौड़ा गड्ढा खोदती है और उसे मिट्टी से अच्छी तरह लीप कर पक्का कर देती है। वाह, बन गया मेरा छोटा सा तालाब। अब झरने का ठंडा पानी इस नाली से सीधा इस गड्ढे में जमा हो जाएगा और अब मुझे बार बार बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जुगाड़ तो एकदम बढ़िया है। मजा आ गया। निशा देखती है कि खाना बनाने के लिए सब्जियां खत्म हो गई हैं। वो जंगल में थोड़ी दूर जाती है और वहां से जंगली लौकी और तोरई तोड़ लाती है। ये जंगली सब्जियां तो बहुत ठंडी होती हैं। आज सबके लिए बढ़िया सी सब्जी बनाऊंगी। चलो, मैं अब इन्हें अच्छे से धो लेती हूँ। निशा उन सब्जियों को अपने उसी पानी वाले गड्ढे में धोती है। फिर वो देखती है कि काटने के लिए कुछ नहीं है। वो एक पतले और धारदार पत्थर को चाकू की तरह इस्तेमाल करती है और एक बड़े चपटे पत्थर चॉपिंग बोर्ड की तरह रख लेती है। ये देखो, इस चपटे पत्थर पर सब्जियां काटना कितना आसान है और ये पत्थर पानी के पास रहने से इतना ठंडा है कि मेरी सब्जियां भी एकदम फ्रेश और ठंडी रहेगी। निशा चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए अपना मिट्टी का तवा रखती है, लेकिन वो मिट्टी का तवा टूट जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? अब मैं रोटियां किस पर बनाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर वालों को भूख लगी है, रोटियां कैसे बनाऊं? निशा घबराकर बाहर जाती है। तभी उसकी नजर झरने के किनारे पड़े एक बहुत ही पतले, चपटे और काले पत्थर पर पड़ती है। चलो, तवे की जुगाड़ हो गई है। अब मैं इसी चपटे पत्थर को तवे की तरह इस्तेमाल करूंगी और इस पर सबके लिए रोटियां बनाऊंगी और इस पर रोटियां जलेंगी भी नहीं। निशा उस पत्थर को अच्छे से धोती है और फिर उसी पत्थर पर सबके लिए रोटियां बनाती है। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो पत्थर को ही तवा बना दिया। सच में तू तो एकदम जुगाड़ू है। तेरी इस तरकीब से तो हमारा ही काम आसान हो गया है। अगले दिन निशा रसोई के अंदर खाना बना रही है। पत्थर की पक्की दीवारें होने की वजह से धुआं बाहर नहीं जा पा रहा और निशा को थोड़ी गर्मी लगने लगती है। गर्मी तो अब भी लग रही है। ये दीवारें पक्की हैं तो धुआं निकलने की जगह नहीं है। जो हवा झरने की तरफ से आती है वो इन दीवारों से टकराकर बाहर ही रह जाती है। अगर मैं इन दीवारों में छोटे छोटे छेद कर दूं तो हवा सीधा अंदर आएगी और धुआं भी बाहर निकल जाएगा।
निशा एक नुकीली लकड़ी लेकर बहुत ही सावधानी से रसोई की दीवारों में छोटे छोटे छेद कर देती है। अब मेरी रसोई एकदम ठंडी हो जाएगी। शाम के समय निशा रसोई में खाना बना रही थी और उसे बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। हाँ, अब आया ना मजा। देखो तो इन छेदों से कितनी ताजी और ठंडी हवा आ रही है। ये तो एकदम हमारा देसी कूलर बन गया। अब तो मैं दिन रात यही बैठे बैठे खाना बना सकती हूँ। अब मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही और ना ही चक्कर आ रहे हैं। रात का समय हो जाता है। सबने खाना खा लिया था। निशा बची हुई सब्जी को रखने का कुछ जुगाड़ कर रही थी। अगर मैं इस बची हुई सब्जी को ऐसे ही बाहर फेंक दूंगी तो ये सुबह तक खराब हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। निशा एक बड़ा मिट्टी का मटका लेती है। वो बची हुई सब्जी उस मटके में रख देती है और उस मटके को अपने पानी वाले गड्ढे में रख देती है। तैयार हो गया मेरा देसी फ्रिज। अब जो मटका है वो इस ठंडे पानी के अंदर रहेगा और मेरी सब्जी मटके के अंदर। इससे मेरी सब्जी एकदम ठंडी रहेगी और सुबह तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अगले दिन आकाश और राजेश जंगल में घास काट रहे थे। तभी उन्हें जंगली मूली, टमाटर और खीरे मिलते हैं। ये सब वो लेकर झरने के पास आ जाते हैं। अरे निशा, आज जंगल में ये मिले। हमने सुना है कि अमीर लोग इनका एकदम ठंडा करके सलाद बनाकर खाते हैं। वो बर्फ की सिल्ली पर रखते हैं। तो तुम भी आज रात हमारे लिए इन्हें एकदम ठंडा करके सलाद बनाना। हम भी रात को खाकर देखेंगे कि ठंडा सलाद लगता कैसा है। ठीक है जी। अब बर्फ की सिल्ली तो है नहीं तो इन्हें ठंडा कैसे करूँ? हाँ, मेरे पास एक बढ़िया जुगाड़ है इस सलाद को एकदम ठंडा करने की। निशा झरने के पास जाती है और जहाँ से पानी गिर रहा था वो वहाँ एक बड़ा पत्थर रख देती है जिसके ऊपर से झरने का पानी बह रहा था। वो मूली, टमाटर और खीरे उसी पत्थर पर रख देती है और वहीं बैठ जाती है। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ देर बाद ये ठंडा एकदम हो जाएगा। कुछ देर बाद निशा देखती है कि पानी की वजह से वो पत्थर एकदम ठंडा हो गया है और मूली, टमाटर, खीरे भी एकदम ठंडे हो गए हैं। हाँ, ये जुगाड़ एकदम बढ़िया है। देखो तो मूली, टमाटर और खीरे कैसे बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। रात के समय निशा उसी ठंडे पत्थर पर सैलेड काट कर तैयार करती है। वो परिवार को पत्तों पर खाना और सैलेड परोसती है। क्या ये रोज रोज कभी हाथ में रोटी पकड़ा देती हैं, कभी इन पत्तों में खाना डाल देती हैं? अरे आखिर तूने ये रसोई बना ही ली है तो कुछ बर्तन वगैरह भी बना ले। हम क्या कोई गाय भैंस है जो इन पत्तों पर चरेंगे? कुछ अच्छे बर्तन बना। हाँ हाँ बहू, तेरी जेठानी की बात तो सही है। अब हम यहाँ रह रहे हैं तो कुछ बर्तन तो चाहिए होंगे। ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही कुछ बढ़िया जुगाड़ करती हूँ। अगले दिन सुबह निशा जंगल से बहुत सारी चिकनी और साफ मिट्टी खोद कर लाती है। वो झरने के पास बैठकर उस मिट्टी से बर्तन बनाने लगती है। अरे ओ महारानी कविता, देख वो बेचारी अकेले काम कर रही है, तू भी तो जा उसकी थोड़ी मदद कर दे। यहाँ बस बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती है। कविता निशा के पास जाती है और मिट्टी हाथ में लेकर मटका बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मटके की जगह कोई अजीब सी आड़ी टेढ़ी चीज बना देती है। अरे कविता, ये क्या बना दिया तूने? मटका बनाया है या कोई पिचका हुआ मटका? सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कविता गुस्से में लाल हो जाती है और वो अपने बर्तन को तोड़कर उसकी गोल बॉल बनाती है और गुस्से में राजेश की तरफ फेंक कर मार देती है। लो आप ही बना लो, आप लोग हो ना बहुत ज्यादा ड्रामा करते हो। अरे मुझे नहीं बनाना आता ये सब। अगर इस साइंटिस्ट की अम्मा को आता है तो मैं क्या करूं? सब लोग बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। कविता बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। निशा उसके पास जाती है और चुपके से झरने का ठंडा पानी उस पर डाल देती है। अरे जेठानी जी, आप इतना गर्म मत होइए, थोड़ा ठंडा पानी डालिए दिमाग पर, जिससे आप और आपका दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर पानी डाला? तो खुद को जल पर ही समझ रही है जो पानी से खेल रही है। अब देख मैं क्या करती हूँ। कविता गुस्से में निशा को हल्का सा धक्का दे देती है। निशा का पैर फिसलता है और वो सीधे झरने के तेज बहाव वाले पानी में गिर जाती है। सब लोग घबरा कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन निशा तैरते हुए किनारे पर आ जाती है। जेठानी जी, मुझे तैरना नहीं आता। वैसे आपने मुझे नहला ही दिया। मैं तो सोच भी रही थी कि गर्मी लग रही है, नहा लूं, पर आपने अच्छा किया, मेरी मेहनत बचा दी। तू पागल है पूरी की पूरी, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जा, मैं नहीं बात कर रही तुझसे। अगले दिन निशा रसोई में खाना बना रही थी और कुछ सोच रही थी। जंगल की जो जंगली सब्जियां हैं वो तो अब धीमे धीमे खत्म होने वाली हैं। ऐसा करती हूँ यहाँ आसपास ही सब्जियां उगाती हूँ। जगह भी बढ़िया और पानी भी भरपूर है। निशा झरने के पास वाली खाली जमीन पर लकड़ियों की बाउंड्री बनाती है। वो जंगली सब्जियों से बीज निकाल कर वहां खेती शुरू कर देती है। बार बार पानी न डालना पड़े इसके लिए वो खेत से लेकर झरने तक एक और छोटी सी नाली खोद देती है, जिससे पानी अपने आप खेत में पहुंचता रहता है। अरे वाह बहू, तूने तो यहाँ पूरा खेत ही बना दिया। अब हमें ताजी सब्जियों की कोई टेंशन नहीं है। एकदम बढ़िया जुगाड़ किया है तूने। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार झरने के पास ठंडे पत्थरों पर बैठा हुआ था। बाबूजी,
मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। पहले तो मुझे उस पुरानी घर वाली गर्म भट्टी जैसी रसोई में पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन यहाँ इस ठंडी रसोई में खाना बनाकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं तो अब दिन भर अपनी रसोई में बैठकर खाना बना सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अरे हाँ, और भाभी को भी यहाँ बहुत मजा आ रहा है ना भाभी? हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसी झरने में डूबकर जल परी बन जाऊं। अगले दिन दोपहर को निशा अपनी रसोई के अंदर खाना बना रही थी। उसे एहसास होता है कि रसोई की छत गर्म हो रही है। दीवारों के छेदों से तो हवा आ रही है, पर ये छेद थोड़े तप रहे हैं। छत में छेद कर नहीं सकती, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे छत भी ठंडी हो। निशा बाहर आती है और देखती है कि उसकी लगाई हुई लौकी तोरई की बेलें काफी बड़ी हो गई हैं। हाँ, एक बढ़िया आइडिया है अपनी रसोई की छत को एकदम ठंडा करने के लिए। निशा उन हरी बेलों को अपनी रसोई की छत और दीवारों पर चढ़ा देती है। अब ये जो बेल है ना, इस पूरी छत पर फैल जाएगी और फिर मेरी छत एकदम ठंडी हो जाएगी। कुछ दिन बाद बेलें पूरी रसोई पर छा गई हैं। अब निशा की रसोई एकदम हरी भरी लग रही थी। लो, मजा आ गया। अब तो हमारे पास ताजी सब्जी भी है और मेरी सपनों की रसोई भी तैयार है। कितनी ठंडी है ये। निशा एक साथ ज्यादा खाना बनाने के लिए छोटे छोटे 3-4 चूल्हे और बना लेती है और उन सभी पर खाना तैयार करती है। वाह, अब एक साथ सब्जी, दाल और रोटी सब बन जाएगा। अगले दिन झरने के पास पूरा परिवार बैठकर बातें कर रहा था और बहुत खुश था। वहीं निशा अपनी रसोई में खाना बना रही थी। अगले दिन रसोई के लिए सूखी लकड़ियां खत्म हो गई थी। अरे कविता, देख सूखी लकड़ियां खत्म हो गई है और तेरी देवरानी की तबीयत भी थोड़ी खराब है और उसे खाना भी बनाना है। और राजेश, आकाश भी काम पर चले गए हैं। खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां नहीं है। तू ऐसा कर कि जंगल से सूखी लकड़ियां ले आ। नहीं सासू माँ, मैं नहीं जा रही। चुपचाप जा, सारा दिन महारानी की तरह बैठी रहती है। जा जल्दी। कविता बड़बड़ाते हुए और जंगल की तरफ लकड़ियां लाने चली जाती है। तभी उसके सामने भेड़िया आ जाता है। हे भगवान, यहाँ तो भेड़िए हैं। कविता बहुत डर जाती है। तभी एक डंडा जाकर भेड़िए में लगता है और भेड़िया वहां से भाग जाता है। अरे, ये डंडा किसने मारा? कविता पीछे मुड़कर देखती है। निशा वहां खड़ी हुई थी। उसी ने भेड़ियों को डंडा फेंक कर मारा था। निशा, तूने आज मेरी जान बचा ली। तू बीमार थी तब भी तू यहाँ आई। अगर आज तू नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे जेठानी जी, मुझे पता था कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप तो कभी जंगल वगैरह में आई नहीं है ना, इसलिए मुझे डर लग रहा था। बस इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गई। मुझे माफ कर दो छोटी, मैं तो तेरे से फालतू में ही जलती थी। तू सच में बहुत अच्छी है। वैसे मैं थोड़ा ओवर ड्रामा भी करती हूँ ना कभी कभी, तो तू मेरे से गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं नहीं जेठानी जी, आप जैसी भी है मेरी जेठानी है। अब चलिए लकड़ियाँ उठाइए, सबको भूख लगी है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। पता नहीं हमारे वो पैसे किसने चोरी किए हैं। जिसने भी किए होंगे ना, उसके साथ बहुत बुरा होगा। कीड़े पड़ेंगे उसके हाथों में। नहीं माँ, मत दो बद्दुआ। अब मैं और नहीं छुपा सकता। वो पैसे मैंने ही चोरी किए थे। भैया, आपने चोरी क्यों की? मेरी मजबूरी थी आकाश। मैंने एक आदमी से कर्जा लिया था और वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मुझे पैसे देने पड़े। मुझे माफ कर दो। मैंने सब बर्बाद कर दिया। अरे तेरी वजह से हम बेघर हो गए हैं। सासू माँ शांत हो जाइए, जो होना था वो हो गया। जेठ जी ने अपनी गलती मान ली है, यही बहुत है। इंसान से गलती होती है ना, प्लीज आप इन्हें माफ कर दीजिए। निशा की बात सुनकर सबका गुस्सा शांत हो जाता है और सभी राजेश को माफ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन मौसम बिगड़ता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और झरने का बहाव बढ़ने लगता है। अरे भागो, पानी बहुत तेज आ रहा है। सब गुफा के अंदर चलो। सब लोग गुफा में छिप जाते हैं। पानी के तेज बहाव में निशा की बनाई हुई ठंडी रसोई टूटकर बह जाती है। तभी किसी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। लाला अपने परिवार के साथ झरने के उस पार पिकनिक मनाने आया था और उसका 8 साल का पोता चिंटू पानी में गिर गया था। अरे बचाओ कोई मेरे पोते चिंटू को। अरे बचाओ, मेरा इकलौता पोता डूब रहा है। अरे कोई तो बचाओ। अरे मुझे तैरना भी नहीं आता। अरे बाप रे, ये तो मकान मालिक लाला जी का पोता है। हमें इसे बचाना होगा। पागल हो गई है क्या? पानी बहुत तेज है, ज्यादा खतरों की खिलाड़ी मत बन। तू कैसे बचाएगी उसे? तू भी डूब जाएगी। पानी का बहाव बहुत तेज है। आप फिक्र मत कीजिए जेठानी जी, मैं बचा लूंगी। निशा जल्दी से पानी में कूद जाती है और चिंटू को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद पानी शांत हो जाता है। लाला वहां जल्दी से आता है। अरे मुझे माफ कर दो महेश भाई, मैंने तुम लोगों को धक्के मार कर निकाला और तुम्हारी बहू ने मेरे इकलौते पोते की जान बचा ली। अरे तुम लोग बहुत अच्छे हो। अब तुम सब घर चलो, तुम्हें कभी कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। तुम आराम से रह सकते हो। चलो मेरे साथ। मालिक जी, हम आएंगे जरूर, लेकिन ठंड में। अभी गर्मियों में तो हम यहीं रहेंगे, नहीं तो फिर से मुझे उस घर की गर्म भट्टी वाली रसोई में परेशान होना पड़ेगा। यहाँ तो मेरी ठंडी रसोई है।
लाला अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है। अरे बहू, कहाँ है तेरी ठंडी रसोई? सब तो टूट गया। बाबूजी, रसोई टूटी है, हमारे हौसले नहीं, हम फिर से बनाएंगे और इस बार और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, हम हारेंगे नहीं। इस बार पूरा परिवार निशा का साथ देता है और कुछ दिनों बाद झन्ने के पास एक मजबूत रसोई और एक बढ़िया घर बनकर तैयार हो जाता है। पूरा परिवार झन्ने के पास बैठा था और ठंडी रसोई के अंदर निशा और कविता एक साथ मिलकर खाना बना रही थी। सब बहुत खुश थे।